नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ-जहाँ पे मैंने मतलब जिस जगह पे मैंने खुद ट्रेड लिया था और किस बेसिस में टारगेट हुआ और 2 कंपनीज के ऊपर नया एंट्री लेवल्स बन चुके हैं और एंट्री लेवल कहाँ पे बना है और मैं कौन किस बेसिस में उसके ऊपर एंट्री लिया हूँ, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ, उसके बाद में वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एज ए आपको सब कुछ सीखना है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो आप जरूर स्टडी करने के लिए जरूर सोचिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको आप कैम्स नाम से जानते हैं। तो कैम्स इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं कि जितने सारे म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, मतलब सॉरी जितने सारे म्यूचुअल फंड है उसका ट्रांसफर एजेंसी है। इसका मतलब आप किसी भी कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर लीजिएगा, वो सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड आप जब बेचेंगे तो वो जो क्लियरेंस आपको देना पड़ेगा, मतलब देखिए कोई भी चीज आप बाई कर रहे, आज बाई कर रहे, कभी ना कभी तो वो सेल करेंगे। तो ईच सेल का जो क्लियरेंस है, इस क्लियरेंस करने के बाद डायरेक्टली एक फायदा किसको मिलेगा? कैम्स को मिलेगा, क्योंकि यही कंपनी ऑल ओवर म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर एजेंसी है। तो म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने का जो एजेंसी लेके रखा, एक मोनोपोली जैसा बिजनेस कंपनी क्रिएट करके रखे है। तो इस बिजनेस के साथ साथ कंपनी का एएमसी का भी बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी है। तो एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? मान के चलिए आपके पास मान के चलिए 50 लाख रुपया है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करूं और मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैं हैंडल करूंगा। तो यही सोच आपको लेने का जरूरत नहीं, कैम्स आपको हेल्प करेगा। तो कैम्स आपका एसेट को मैनेज करेगा, तो आप उस पैसे को कैम्स को दे देंगे, वो एक चार्जेस आपके पास से लेंगे और आपका एसेट को मैनेज करेगा। तो इसी को बोला जाता है एएमसी। देखिए सिर्फ कैम्स नहीं, बहुत सारे लोग एएमसी के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस मॉडल जो है वो फ्यूचरिस्टिक है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बिजनेस स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी का मार्केट का 12,200 करोड़ के आसपास है। मैं इस कंपनी का टारगेट, एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे इस कंपनी के पास हिस्सेदारी है और जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तब मैंने स्विंग ट्रेडिंग्स लिया हूँ। इस स्विंग ट्रेडिंग लेने के पीछे दो कारण है। पहली बात, कंपनी का मतलब कर्जा एकदम जीरो है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक है, रिटर्न ऑफ आरओसी मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट है, 3 साल में भी बेस्ट है और 1 साल में भी बेस्ट है। EBITDA मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो 143 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 2020 के बाद 21 जुलाई में, सॉरी जून में 190 करोड़, उसके बाद 225 करोड़, उसके बाद अभी 240 करोड़। तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, खुद के जो सेल्स है उसको इंक्रीज करते चले गए और उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद और कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस बार कंपनी का 73 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, जो पिछले बार 62 करोड़ के आसपास हुआ था, उससे पहले 84 करोड़ के आसपास। और इसी तरीके से कंपनी का कंटिन्यूसली फिगर आउट देखने को मिला है। और मैं दो पॉइंट्स हमेशा कंपनी के ऊपर देखता रहता हूँ। कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है उसमें देखा जाए तो 10 दिन लग रहा है। तो उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में कंपनी जितने इन्वेस्ट किए, जितने पैसा इन बिजनेस के ऊपर डाला, वो पैसा बिजनेस करके घूम फिर के प्रॉफिट के हिसाब से हाथ में कितने दिन में आ रहा है, उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो वो जितने कम दिन लगेगा वही काफी है। बीच में 13-14 दिन लग रहे थे, वो कम करके इस बार 10 दिन हो गया। तो ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। और उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के साथ साथ एफएसडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो सेल बाई चलते रहते हैं। तो जुलाई में अच्छा खासा बाइंग किया गया, फिर से अगस्त मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया। अभी सितंबर का डेटा नहीं है तो सितंबर में देखा जाएगा क्या होने वाला है।
तो फिलहाल के लिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद शोल्डर। ये आपको बहुत बार इस चीज को मेंशन किया हो, जब कोई शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर क्रिएट यहाँ पे होता है, तो आपको ये देखना है कि बार बार अगर शोल्डर क्रिएट किए और हेड के बाद अगर एक दो बार शोल्डर और क्रिएट कर दिया, तो सोचना हाई पॉसिबिलिटी है उसको टारगेट अचीव करेगा। तो देखिए, इजीली देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे टारगेट के आसपास से ही वापस आया। तो मैंने इस जगह पे क्वांटिटी यहाँ पे बेचा हूँ, मैंने आपके ये भी शेयर किया हूँ, क्योंकि इस लेवल में की क्वांटिटी में मैंने बेच दिया, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, क्योंकि यही से एक बिग क्रैश देखने को मिला। और मेरे हिसाब से अगर इससे कुछ पहले से ही अगर रिवर्सल करता, मैं कंटिन्यू करता, होल्ड करता, और मैं उसी के आसपास गया, तो मैं क्वांटिटी मतलब पूरा का पूरा नहीं बेचा, कुछ क्वांटिटी अभी भी है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मैंने बेच चुके हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे जितने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट था उसमें 80% शेयर में यहाँ पे बेच चुका हूँ, 20% होल्डिंग्स अभी भी है। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करेंगे, सर क्या फिर से इस लेवल को टच करे तो एंट्री लेना चाहिए? जब कोई कंपनी एक टारगेट के आसपास और टारगेट होकर वापस आते हैं, तो वहां पे फ्रेश एंट्री लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से करेक्शन हो सकते और भी गिर सकते, कुछ भी हो सकते, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया था वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नया एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकते हैं। हाँ, एंट्री कहाँ पे बनेगा, अगर फिर से यहाँ पे कप, एक बड़ा सा कप बने और उसके बाद छोटा सा एक हैंडल क्रिएट हुआ, तो फिर से मैं एक बड़ा सा एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और जो क्वांटिटी मेरे पहले से 20% है, उसके साथ साथ फिर से मैं नया ऐड यहाँ पे नया फ्रेश एंट्री फिर से मैं ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, आईटी सेक्टर कंपनीज है, और आईटी सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे दिखेगा, करीबन 8 नंबर रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिला है। कंपनी में खासियत के बारे में बात करूं, तो कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक है, बेस्ट है, इनकम हो रहा है, मगर कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है। अभी इस तरीके से कर्जा क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ कितना, देखिए ट्रेड रिसीव हुआ 200 करोड़ के आसपास, पिछले बार कितना था 160 करोड़। और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करूं, जो बढ़ के हो चुके 675 करोड़। तो दोनों पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है। आदर्श एसेट आइटम के बारे में बात करूं, तो कंपनी का आदर्श एसेट भी बढ़ चुके हैं, करीबन डबल के आसपास, 300 करोड़ के आसपास। और कर्जे के बारे में बात करूं, तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही कर्जा है। तो शॉर्ट टर्म में 350 करोड़, 360 करोड़, और लॉन्ग टर्म में, सॉरी, हाँ, लॉन्ग टर्म में 113 करोड़। तो कंपनी दोनों तरफ से दिखाए तो कंपनी इस बार कर्जा ज्यादा लिया, फिर भी कंपनी का जो रिजर्व है उससे कंपनी का कम है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके पास दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर एज ए प्रोमोटर, एफएसडीएस, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर यही चीज को मैं एज ए म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं, तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सेल ऑफ किया, जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी यहाँ पे बेच चुके हैं, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। तो एज ए लास्ट कुछ डेटा मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेड बना है, मतलब ट्रेड कुछ इस तरीके से बना है। पहले देखिए एक रेंज ट्रेड बना था, उस रेंज के हिसाब से 22% का टारगेट था, और एंट्री यहाँ पे हुआ था, और टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं, और 150 दिनों के अंदर अंदर 22% का टारगेट मिल चुके हैं। तो अभी बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर क्या कोई नया एंट्री बना है? देखिए, नया एंट्री अभी तक तो नहीं बना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक कप बना है और एक हैंडल भी क्रिएट हुआ है, और उसके बाद फिर से एक हैंडल क्रिएट करने के लिए जा रहा है। अगर इस हैंडल को कंफर्म करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं, फिर से एक एंट्री लेवल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी धीरे धीरे करके बन रहा है, क्योंकि जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, आज लोग घर बैठे ही हर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर देना चाहते हैं, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई खाने पीने का चीज हो, सब कुछ घर बैठे ही उसको मिल जाएगा, और मार्केट से जो प्राइस है थोड़ा सा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, जोमेटो जो पॉइंट्स इस बार रिप्रेजेंट किए वो कुछ अलग लेवल का है, क्योंकि कंपनी 35 रुपीज डिलीवरी चार्जेस देते थे, जितने सारे लोग उसका डिलीवरी, मतलब जितना उसका डिलीवरी बॉयज थे, तो उनको चार्जेस कम किया गया, अभी 20 to 25 रुपीज दिया जाता है।
पर डिलीवरी में। तो यहाँ पे कॉस्ट कंपनी ने कम किया। तो कंपनी का जो मेजर प्रॉब्लम था वो है कॉस्ट का। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में सेल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल में 1400 करोड़ का सेल्स था, उससे पहले 840 करोड़ का सेल था। इस बार कंपनी 2400 करोड़ के आसपास सेल की। तो सेल्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी सिर्फ एक्सपेंस में है। और कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है वो ध्यान से देखना। एक चीज मैं आपको हमेशा मेंशन करता हूँ, आपको जो चीज हमेशा देखना है कि कंपनी का कॉस्ट कहाँ पे जा रहा है। देखिए मेटेरियल जो कॉस्ट है, कंपनी का मेटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा है और कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे 13% के आसपास है। और देखिए इसी चीज को मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट कितना था पहले, 46% के आसपास, वो घट के अभी कितना हो चुके हैं, 13%। इसका मतलब जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके कम कर रहा है। और कम कहाँ से हुआ, कम हुआ कंपनी का जो डिलीवरी बॉयज है उसको पैसा कम दिया, मतलब चार्जेस कम कर दिए। तो इसीलिए कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट बच गया। और एम्प्लॉय कॉस्ट बच गया मतलब उसी के हिसाब से कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट भी किया। और रही बात इस कंपनी की, इसी के कारण, इसीलिए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन एफआईएस ने तगड़ा होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज किया। जिनके पास सिर्फ 10% का होल्डिंग था, आज वो 50% के आसपास होल्डिंग उठा के रखे हैं। और डीएस के पास भी होल्डिंग्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ, डबल के आसपास, 4.5% था, अभी 10% के आसपास होल्डिंग्स है। और पब्लिक के पास 80% का होल्डिंग था, अभी 33% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के ऊपर होल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स उठाया और डीएस एफएस ने तो धमाका बाइंग किए। और इसी हिसाब से देखा है तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी का जो डेटा है कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। और इसी बाइंग के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। और वो मैसिव जंप किस तरीके से है, अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो कंपनी के लो प्राइस था 40, वहां से कंपनी कहाँ तक गया, 100 तक, 99 और 100 तक गया। इसका मतलब कंपनी फंड 2x कर दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो मैंने बहुत बार एंटी लिया, मैंने आपके साथ मेंशन भी किया था। मेरे एंटी लेवल कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और उसको एंटी भी हुआ था और टारगेट भी कंटिन्यू चल रहा है। और फिर से एक देखिए कम शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अगर यही टारगेट बनेगा तो टारगेट ऑलमोस्ट आपको दिखेगा 158 के आसपास, जो टारगेट बन सकते हैं इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास। तो इसका मतलब हायर मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे टारगेट बनने का। तो देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैं खुद के ट्रेड जो लिया हुआ हूँ वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको सीख कर काम करना है, आपको किसी के बात सुनकर काम नहीं करना है, मेरे बात सुनकर भी नहीं। अगर आप कहेंगे सर मैं आपको मतलब 6 मंथ, एक साल से फॉलो कर रहा हूँ और आपने जो ट्रेड मेंशन किया वो सारे के सारे ट्रेड टारगेट अचीव हुआ, तो मैं इस आपको टारगेट को देखकर काम करता हूँ। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस तरीके से मत करिए। अगर आप सीख कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना। मैं चाहता हूँ आप सीख कर काम करिए, टिप्स लेकर काम मत करिए। क्योंकि आप अगर मेरे ट्रेड को डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप टिप्स लेकर काम कर रहे हैं, और मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा, मैं आपको हमेशा एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। तो सीख कर काम करिए, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट जरूर हो जाइए, तभी आपको मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है महाराष्ट्र स्कूटर। आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इसका नाम बहुत पहले से ही देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र स्कूटर जो है वो देखा जाए तो एक सेक्टर वाइज बात करूं तो कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर, एक एनबीएफसी सेक्टर के हिसाब से देखा जाता है। तो कंपनी ऑटो सेगमेंट के फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है, कंपनी का डिविडेंड। देखिए कंपनी 110 रुपए करके डिविडेंड देने वाला है और डिविडेंड का डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। 29 तारीख को, सितंबर का 29 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। अभी 110 मतलब कितना, 1110% के आसपास, इतना बड़ा एक डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो मेरे हिसाब से आज तक की सबसे बड़ा डिविडेंड है। तो आप अगर डिविडेंड के शौकीन हैं और डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बाकी देखिए आपके राय है, आपका क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।